गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो हम लोग शुरू करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है वो एक प्रॉपर लॉ के अंडर होता है। कोई ना कोई लॉ होते हैं जिसके अंडर वो बनता है, ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं बन जाता है। तो जितने भी केमिकल कंपाउंड है एक लॉ के अंडर होता है। दैट ऑल लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो भी एक लॉ के अंडर चलता है, संविधान के अंडर चलता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारा विद्यालय, हमारा स्टेट, जितने भी होते हैं सब एक लॉ के अंडर चलता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। ओके, तो पहला लॉ आता है हमारे पास, ध्यान से देखना, पहला लॉ आता है हमारे पास, एक सेकेंड, पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल सा टर्म है, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। इसका कोई यूज नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है। क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एक कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो उस केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। बट ये 100% करेक्ट नहीं है। देयर विल बी लॉस ऑफ मासेस। यहाँ पर मासेस का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको पता होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टूटता है या बनता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो श्योर है एनर्जी इक्वल टू mc² आइंस्टीन के अकॉर्डिंग वहाँ पर मास की कमी हो जाती है। बट कन्वेंशनली हम लोग ये पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हमने लिया हुआ है, वाट वेट ऑफ NaCl इज डिकम्पोज्ड बाय इतना ग्राम ऑफ H2SO4। याद रखना H2SO4 कितना दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है 4.9 ग्राम। इफ 6 ग्राम ऑफ Na सोडियम बाई सल्फेट NaHSO4 दिया हुआ है 60 ग्राम, ठीक है। एंड 1.825 ग्राम ऑफ HCl कितना दिया हुआ है 1.825, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड द सेम रिएक्शन। आपको क्या कहता है कि NaCl की रिएक्शन करवाई गई। NaCl की क्या करवाई गई बच्चे, NaCl की रिएक्शन करवाई गई H2SO4 के साथ, तो क्या बन गया, NaHSO4 बन गया और साथ में HCl। तो ये क्या है आपका, ये है आपका रिएक्टेंट और ये क्या है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। बता दो, यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं वेट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो वेट ऑफ रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे, वेट ऑफ NaCl है ना, प्लस वेट ऑफ H2SO4। तो NaCl का तो आपको पूछ रहा है, वाट वेट ऑफ NaCl है ना, ये तो हमसे पूछ रहा है, ये तो हमसे पूछ रहा है। तो वाट वेट को क्या मान लिया, x, और H2SO4 का दिया हुआ है 4.9, तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया x प्लस 4.9 ग्राम। पहला इक्वेशन निकल गया। दूसरा हम निकालने जा रहे हैं वेट ऑफ प्रोडक्ट। वेट ऑफ प्रोडक्ट मतलब NaHS सोडियम बाइसल्फेट है ना, उसका वेट प्लस HCl का वेट, तो दोनों का वेट दिया हुआ कितना हो गया 1.825 ग्राम हो गया, सॉरी 7.825 ग्राम हो गया, राइट। अब कहता है कि कितना वेट NaCl का लगेगा। तो आपको पता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ मास कंजर्वेशन बोल दो। तो क्या होता है कि वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो वेट ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया, x प्लस 4.9, x प्लस 4.9 प्लस सॉरी इक्वल टू 7.825। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना NaCl लगेगा, 2.925 ग्राम NaCl लगेगा। किसके साथ, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 के साथ कंबाइन करने के लिए, ताकि कितना बन जाए 7.825 टोटल प्रोडक्ट बन जाए। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एकदम सिंपल सा टर्म था, परहैप्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है, एक सेकेंड बच्चे। अब आता है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट। तो ये क्या कहता है कि अब प्योर केमिकल कंपाउंड, ये सब जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है ना, ये सब खास करके हमारा जो रेगुलर बच्चे हैं, जो बोर्ड के बच्चे, उसके लिए ज़्यादा प्रेफर है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा आता है उसकी भी हम बात करेंगे असाइनमेंट्स में, और मैं आपको समझाऊंगा अभी वहाँ पर। पहले आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट देख लें कि क्या होता है ये, पहले आपको बेसिक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी प्योर कंपाउंड, जो प्योर केमिकल कंपाउंड है, इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स, हमेशा उसी एलिमेंट से मिलके बनेगा, एंड
देयर कंबाइनिंग एलिमेंट्स विल ऑलवेज कंबाइन द फिक्स रेशियो बाय मास। और वो जो कंबाइनिंग एलिमेंट है वो हमेशा किस में कंबाइन करेगा, एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करेगा। मतलब एक प्योर कंपाउंड, प्योर केमिकल कंपाउंड फिक्स एलिमेंट से मिलकर बनेगा और फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करेगा। वो कंबाइनिंग जो एलिमेंट्स है हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा। अब चाहे इंडिया में रहो, जापान में रहो, अमेरिका में रहो, डजन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, क्या कहता है देखिए, दिस लॉ डोंट डिपेंड्स अपॉन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स और सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। ये उस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप उस कंपाउंड को कैसे बना रहे हो, कहाँ से निकाल रहे हो, डजंट डिपेंड्स ऑन दैट प्रोसीजर्स, उस पर डिपेंड नहीं करता। बट आपको एक ही बात याद रखनी कि एक प्योर कंपाउंड है ना, तो वो हमेशा जिस कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनता है उसी से मिलकर बनेगा। चाहे इंडिया में चले जाओ, जापान में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, या फिर किसी भी मेथड से उसको निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके कंबाइनिंग एलिमेंट्स हमेशा फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करेगा। ओके, याद होनी चाहिए, थ्योरी लिखा हुआ है। अब आ जाओ यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या ले लिया हमने, वेरियस मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। एक CO2 का एग्जाम्पल ले लिया। अब CO2 को वेरियस मेथड से बनाया जाता है ना। पहला हमने कोक को बर्न किया, कोक को क्या किया, बर्न किया तो CO2 बन गया, देखो पहला। दूसरा COCl3 को हीट किया तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में CO2 बनता है, तो यहाँ पर भी CO2 बना, एम आई राइट, यहाँ पर भी CO2 बना, एम आई राइट। और अगर आपने इस बेस को Na2CO3 बेसिक है ना, इसको आप एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिए तो क्या बनेगा, आपका NaCl बनेगा, वाटर बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बनता है, CO2 बनता है। तो 3 मेथड के थ्रू, 3 मेथड्स हमने अप्लाई किया और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हमने CO2 बना लिया। बट आप क्या देखेंगे कि जितने भी ऑल एबव मेथड्स हैं, CO2 इज ऑब्टेन्ड, CO2 को निकाला गया, हैव द सेम कार्बन एंड ऑक्सीजन, सेम एलिमेंट है। चाहे CO2 किसी भी मेथड से बना हो, सब में कार्बन ही है और ऑक्सीजन ही है ना, तो सेम एलिमेंट है। और उसके जो कंबाइनिंग रेशियो है वो क्या है, 12:32। देखो ये CO2 है, CO2 में कार्बन कितना है बताओ, कार्बन का 12 ग्राम होता है, पता है हमें। और O2, एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम। तो इस दोनों का रेशियो निकालेंगे 12/32, तो क्या आएगा 3:8। और कैसे निकाला, बाय मास। तो अब CO2 चाहे इंडिया में बनाओ, जापान में बनाओ, अमेरिका में बनाओ, रशिया में बनाओ, कहीं पर भी बनाओ, आपको कार्बन 3 ग्राम चाहिए और ऑक्सीजन 8 ग्राम चाहिए। और सपोज दैट अगर कार्बन आपने 6 ग्राम ले लिया तो ऑक्सीजन आपको 16 ग्राम चाहिए, डबल हो जाएगा ना बच्चे, तो इस रेशियो में चलेगा। सपोज दैट अगर कार्बन कितना ले लिया आपने, 9 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, जल्दी बताओ, 3 था तो 24 ग्राम लेना पड़ेगा। तो इस तरह से उसके जो कंबाइनिंग रेशियो है वो एलिमेंट्स हमेशा फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करेंगे टू फॉर्म दैट पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड। क्लियर हो चुका है पर आप सारे बच्चे। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब आते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया H2O, क्या ले लिया हमने, H2O ले लिया, ठीक है। तो H2O टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्स, बहुत सारे सोर्स से ले लो। कहाँ से ले सकते हैं हम, टैप वाटर से ले सकते हैं, रिवर वाटर से ले सकते हैं, सी वाटर हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, गंगा जल हो सकता है ना, रेन वाटर हो सकता है, कहीं से भी हम वाटर ले लिया। अब ये वाटर ले लिया तो वाटर क्या हो गया, H2O। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 16। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो क्या आएगा, 1:8। अब कहीं वाटर कहीं भी बना लो, वाटर कहीं भी बना लो, किसी कंट्री में बना लो, 1:8 रेशियो। मतलब क्या, हाइड्रोजन अगर आपने ले लिया 1 ग्राम तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, 8 ग्राम। और सपोज दैट किसी ने क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया 2 ग्राम, तो बताओ ऑक्सीजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए इसको 16 ग्राम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा कंबाइनिंग एलिमेंट्स के। ओके, क्लियर हो गई बात। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों थर्ड लॉ की तरफ, और थर्ड लॉ आता है हमारा, और यहीं से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। आपको सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड फोर्थ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देना। थर्ड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें कितने एलिमेंट्स लेंगे आप,
2 एलिमेंट्स लेंगे, ये याद रखना। इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं? 2 एलिमेंट्स। तो ये थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए, कोई एलिमेंट ए है, उसकी अमाउंट क्या कर दिया हमने? फिक्स कर दिया। मतलब हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे, एक होंगे एलिमेंट ए, राइट, और दूसरा होगा एलिमेंट बी। सुन रहे हो? इधर ध्यान से देखो, एलिमेंट ए होगा और एलिमेंट बी होगा, मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर? 2 एलिमेंट्स होंगे। और एलिमेंट ए की जो मास है वो क्या है? हमारा फिक्स है। एलिमेंट ए की मास क्या है? फिक्स कर दिया हमने। तो कहता है एलिमेंट ए जो फिक्स्ड अमाउंट में है, अगर वो रिएक्ट करता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी के साथ, अब बी का अलग अलग अमाउंट लेंगे, बी के एलिमेंट जो है उसके अमाउंट क्या लेंगे? अलग अलग, लेकिन ए जो एलिमेंट है उसके एलिमेंट अमाउंट क्या होंगे? फिक्स होंगे। बी का अमाउंट अलग अलग और ए का अमाउंट फिक्स, समझ रहे हो? तो क्या होगा यहाँ पर? फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे वो। अब वो जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे वहाँ पर अगर उसका मैं रेशियो निकालूँ, मास का रेशियो निकालूँ, तो फॉलो सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड्स, देन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी विल फॉलो द सिंपल होल नंबर रेशियो। जो अमाउंट बी है उसके तो मास अलग अलग है ना। अरे एलिमेंट बी, एलिमेंट ए का मास फिक्स किया ना तुमने, एलिमेंट बी का तो मास अलग अलग है। अब एलिमेंट बी के साथ फिक्स अमाउंट ऑफ ए कंबाइन कर रहे हैं, तो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। अब अलग अलग कंपाउंड में, अलग अलग कंपाउंड में जो अलग अलग अमाउंट ऑफ बी आपने कंबाइन करे हैं, उसका जो रेशियो निकालोगे तो वो भी क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो क्रिएट करेगा। किसके? एलिमेंट बी के निकालने। क्लियर हो गया? चलो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। किसके ले लेते हैं हम? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो बता दो, यहाँ पर हमने एक ऑक्साइड्स नाइट्रोजन का ले लिया, क्या ले लिया? नाइट्रोजन 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 नाइट्रो। अरे बच्चे ये तो फिक्स है ना, देखो कितनी मास होगी इसको, N2 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 40 नहीं 28 ग्राम। कितना होगा? 28 ग्राम। सारे के मास कितने हैं? 28 ग्राम है। अब ये आ गए एलिमेंट ए में, और ये जो ऑक्सीजन है इसको किस में रखेंगे? एलिमेंट बी में रखेंगे। सुन रहे हो क्या? अब बी में पहले कितना ले लिया हमने? O2 ले लिया, हाफ O2, जिसका मास कितना हो गया बताओ? 16 ग्राम। अरे हाफ O2 है तो उसका मास कितना होगा? 16 ग्राम। ये O2 है तो कितना होगा? 32 ग्राम। ये 3/2 O2 है तो 48 ग्राम। इसका मास 64 है ना। तो इस तरह से हमने सबका मास देख लो अलग अलग आ गया। तो ये कंपाउंड बना लिया, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना लिया। क्या बना लिया? ये सब क्या हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, बताया था ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे ये, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना लिया। एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, बी के मास अलग अलग है, 16 ग्राम, 32 ग्राम, 48 ग्राम, 64 ग्राम, अलग अलग है। लेकिन ए का मास फिक्स है, कितना बता दो जल्दी से? 28 ग्राम। तो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। अब अलग अलग कंपाउंड में क्या कहता है? अलग अलग कंपाउंड में जो बी है उसके मास क्या होंगे? फिक्स रेशियो कवर करेगा। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये बता दो इसकी मास कितनी होगी? एक ही ऑक्सीजन है 16। कितने ऑक्सीजन है देखो, यहाँ 2 है ना, तो 32। यहाँ पर कितना है? 16 तिया 48, यहाँ पे 4 तो 64। अब इसकी रेशियो निकाल लो, इसकी रेशियो निकाल लो, डिवाइड कर लो, तो क्या आएगा? 1:2:3:4 आएगा। तो सिंपल होल नंबर रेशियो फॉलो करेगा। समझ में आया? एलिमेंट बी के रेशियो निकालना, एलिमेंट बी का रेशियो निकालना। चलो चेक कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या कर लिया हमने? यहाँ पर N2 इज फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड अमाउंट है। कितना इसका? 28 ग्राम। सब में देख रहे हो, N2 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 लिया। द रेशियो ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ वेरियस मासेस विल बी, ऑक्सीजन की मासेस क्या होगी? सेम एलिमेंट कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसकी मासेस क्या होगी? पहले कितना था? 16, 32, 48, 64, यहाँ पर 80 है ना। कंपाउंड क्या क्या अलग अलग बनाया, देख रहा है? दिख रहा है सारे बच्चों की? अलग अलग कंपाउंड बना लिया। तो रेशियो क्या होगा? 30, 32, 48, 9, 80। रेशियो क्या हो गया? 1:2। वही तो अभी बताया था मैंने आपको। किसका रेशियो निकालना है? अरे सुनो, किसका रेशियो निकालना है? किसका? इसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था? 16। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन दिख रहा है आपको? 32। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन
48, यहाँ पर 4 64, यहाँ पर 5 80 ग्राम। तो सब ग्राम में है, इसका रेशियो निकाल लो। पर आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या पढ़ा? लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा क्या पढ़ा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आता है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उससे पहले अभी एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखा है, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आता कैसे है बोर्ड में उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है H2O2 है और H2O है, कंटेंस इतना परसेंट हाइड्रोजन रेस्पेक्ट। अच्छा, हाइड्रोजन कंटेन करता है, तो आपको पता चल गया ना कि दो ही एलिमेंट है यहाँ पर। कितने एलिमेंट है? दो ही। कौन कौन सा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है ना। अब हाइड्रोजन की रेशियो क्या दे रखा है? पहला कंपाउंड रेस्पेक्टिवली है, मतलब एक H2O2 है, दूसरा H2O। H2O2 में हाइड्रोजन कितना है? 5.93, और यहाँ पर कितना है? 11.2 है ना, 11.2। तो ऑक्सीजन कितना निकल? अरे 100 में से 5.2 माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा ऑक्सीजन, और इसमें इसको माइनस कर देंगे, 11.2 को माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, 11.2 लिख दीजिए, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो 88.8 आ जाएगा, है ना। तो ये निकल गया हमारे पास, क्या बताओ, ऑक्सीजन का भी अमाउंट निकल गया। ऑक्सीजन कितना है? 90, यहाँ पर 88.8 है ना। क्लियर हो गया? तो ये निकल गया हमारा ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन भी पहले से दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन का भी अमाउंट निकाल लिया। अब क्या करते हैं? सिंपल मोलर रेशियो निकाल लेते हैं। तो सिंपल मोलर रेशियो हमने आपको पढ़ा है ना, किसमें? ये हम पढ़े हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं हम? देखो यहाँ पर इसकी कितने हैं? 5.93, ये कितना है? देखो 94.07। जो छोटा वैल्यू है ना उसी को दोनों से डिवाइड कर देते हैं। छोटा वैल्यू 5.93, तो इसको भी 5.93 से डिवाइड कर देंगे, और इसको भी 5.93 से डिवाइड कर दें। कर दिया, तो यहाँ आया 1, ये भी आ गया। क्यों डिवाइड किया? ताकि एक का वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है ना, एक एलिमेंट का मास क्या हो जाए? यूनिट हो जाए। यहाँ पर भी आ जाइए, 11.2 है, 88.8 है, तो छोटा वैल्यू कौन है? 11.2, तो दोनों को 11.2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको भी कर दिया तो कितना आ गया? 1, इसको भी कर दिया तो कितना आ गया? 7. तो हाइड्रोजन तो फिक्स हो गया। अब एक एलिमेंट को फिक्स करना था ना, अरे एक एलिमेंट को फिक्स करना था ना, तो हमने किसको फिक्स कर लिया? हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया। कितना बना दिया इसको? 1 ग्राम बना दिया। देखो मोलर रेशियो निकाल के, है ना। अब बताओ ऑक्सीजन कितना है? एक में ऑक्सीजन है 15.8, चलो कलर चेंज करके दिखाता हूँ। एक में ऑक्सीजन कितना है? 15.8, दूसरा में कितना है? 7.9। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं और देखते हैं होल नंबर रेशियो में आता है। बताया था ना, जब ये फिक्स हो जाए तो दूसरे का रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। तो इसका निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा बताओ। एक आया 15.8, दूसरा है 7.9, तो रेशियो क्या आएगा? 2:1, तो सिंपल रेशियो आ गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि सो दैट और वेरीफाई दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इस तरह से आप एक को बैलेंस करोगे, इसी तरह से बनाएंगे आप क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से कवर करना, नोट डाउन कर लेना अगर टाइम है तो, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या आता है बच्चे? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या होगा, यहां पर आएंगे 3 एलिमेंट्स। पहले मैं आपको बता देता हूं कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब ये लॉ क्या कहता है, देखो, जिसमें एक एलिमेंट को तो फिक्स करना है आपको। अरे पहले मैं भी तो किया था ना, एक एलिमेंट को फिक्स, और जो दूसरा एलिमेंट था उसका अलग अलग रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, है ना, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या कहता है? द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। एक एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है, दो एलिमेंट है, एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी, विच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट सी। अच्छा, किसके मास को फिक्स किया गया? बताओ बताओ जल्दी से। सी जो एलिमेंट है, जो सी एलिमेंट है, उसके मास को क्या कर दिया गया? फिक्स मास कर। इसके मास को क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया। फिक्स्ड मास है ये। क्या ये? फिक्स्ड मास है। अब इसको इसके साथ कंबाइन करवाना है, इसको इसके साथ कंबाइन करवाना है, इसको इसके साथ कंबाइन करवाना है, तो क्या बनाएंगे? अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, है ना, अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। विल बी
आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल होल नंबर रेशियो। ये भी वही कहता है, कुछ नहीं कहता है कि अगर आप एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, ठीक है, और उसको एक एलिमेंट सी है जो उसकी मास फिक्स है, उसके साथ कंबाइन करवा रहे हैं आप, तो ए और बी की जो रेशियो निकलेगी, ए और बी की जो रेशियो निकलेगी वो हमेशा रेशियो क्या होगा, फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा। बस सिंपल सा लैंग्वेज है। देखो रेशियो ऑफ मासेस हमने क्या ले लिया, 3 एलिमेंट ले लिया। क्या क्या ले लिया बताओ जल्दी से, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अगर ये दोनों कंबाइन किया तो क्या बनाएगा, H2S। अरे हाइड्रोजन सल्फर कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा बताओ, H2S बनाएगा, है ना। और अगर ये दोनों कंबाइन किया तो बताओ क्या बनेगा, ये H2O बनाएगा। पता चल रहा है आपको, ठीक है। और ये दोनों कंबाइन करेगा, S और O कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा। क्लियर हो गया, तीनों कलर से मैंने दिखा दिया आपको, कोई डाउट नहीं है। चलो अब यहाँ पे चेक करो, अब ये H2S है, ये H2O है, ये SO2 है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SO2 में, ये SO2 में बात कर लेते हैं इसकी। SO2 में बात करते हैं तो सल्फर कितना है बताओ, SO2 में चेक करो, SO2 में सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन में कितना है, अरे SO2 में SO2 सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 32, रेशियो क्या आएगा 1:2। SO2 कहाँ गया, एक सेकेंड SO2 में रेशियो क्या आएगा बताओ 1:1। चेक कर लेते हैं यहाँ पर कहाँ गया, SO2 की बात कर, SO2 में देखो, SO2 में रेशियो क्या आ गया 1:1। क्लियर है। अब रेशियो निकाल लेते हैं H2S की, किसकी बात कर लेते हैं हम, H2S की बात कर लेते हैं, ठीक है। H2S की बात करो यहाँ पर, तो H2S में सिंपल रेशियो कितना आएगा, देखो ये तो SO2 की बात की, विच कंबाइन द सेपरेटली विथ फिक्स रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसके हाइड्रोजन का मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया हाइड्रोजन का मास। अब इतना तुम करो नहीं भी करो कोई बात नहीं, चलो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स हो गया है ना, देखो हाइड्रोजन का मास कितना है 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का मास कितना है 2, कॉन्स्टेंट हो गया 2 ग्राम, है ना। अब यहाँ पे सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन कितना है 16, तो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो कितना आ गया 2:1 आ गया ना, इस दोनों का रेशियो। अब बात कर लेते हैं यहाँ से हम, अब बात कर लेते हैं कि जब सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी आ गई 2:1 आ गई, ठीक है ना। सल्फर एंड ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 आ गई। अब बात करते हैं कि जो SO2 है उसमें सल्फर की रेशियो क्या, तो SO2 में इन SO2 तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ जल्दी आ जाए ना, देखो इन SO2 क्या आएगा 1:1, अभी तो बताया था। SO2 में यहाँ पर 32 और यहाँ पर भी 32, 1:1 आ गया, निकाल। अब कहता है सिंपल होल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, जो दोनों निकला ना उसी को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो 2:1 और ये 1:2:1 ही आएगा, तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चेक करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन सल्फर ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा CO2। अच्छा सर ये दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा बताओ SO2 बनाएगा, और सर ये दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा CO2 ना। क्लियर है ना, दिख रहा है क्या, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 बनाएगा, है ना। अब आ जाओ यहाँ पर कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 32। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास SO2 में, ठीक है, ये वाला SO2 में सल्फर है ऑक्सीजन है, तो सल्फर कितना है 32 और ऑक्सीजन कितना है 32, ठीक है। तो आपको क्या मास फिक्स है यहाँ पर, ऑक्सीजन की मास 32 है और ये भी ऑक्सीजन की मास 32 है ना, तो 32 फिक्स है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मास फिक्स है। तो हम अब किसकी रेशियो निकाल लेंगे, कार्बन की और सल्फर की, किसकी मास निकालेंगे, कार्बन एंड सल्फर की मास निकाल लेंगे। तो कार्बन और सल्फर की मास निकालो, कितना आ गया 3:8, अरे कार्बन 12 और सल्फर कितना है 32, कितना आ गया 3:8 आ गया, कितना आ गया 3:8। तो अब कहता है कि रेशियो ऑफ मासेस, ये तो आ गया कार्बन और सल्फर की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भी कार्बन सल्फर है, कहाँ पर, ये इसको देखो, इसको यहाँ पर भी कार्बन और सल्फर है, तो कार्बन का मास CH2 बनाता है, कार्बन डाइसल्फाइड, तो कार्बन कितना है 12 और सल्फर कितना है H2 64, तो यहाँ से निकाल लो कितना आ गया 3:16 आ जाएगा। कार्बन सल्फर का रेशियो क्या आएगा 3:13,
सॉरी 3:16 आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया आपको पहला में 3:8 और ये 3:16। तो 3:8 मतलब क्या लिख सकते हैं 3/8 और 3:16 क्या लिख सकते हैं 3/16। इसका रेशियो क्या आ गया 2:1 आ गया। क्या आ गया 2:1। क्लियर है यहाँ तक। तो ये भी सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। अब यहीं पर एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। चलो क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि H2S दिया हुआ है क्वेश्चन है, देखो H2S कंटेंस इतना % सल्फर, SO2 कंटेंस 50% ऑक्सीजन और H2O कंटेंस 11.11% हाइड्रोजन। कहता है सो दैट द रिजल्ट फॉलो द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आपको क्या शो करना है कि ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला आपको क्या करना है, फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर कितना है 1 ग्राम मान लेना है। हमने मान लिया कि सल्फर का मास कितना है 1 ग्राम फिक्स है। सल्फर के मास को हमने क्या मान लिया, फिक्स मान लिया। क्यों, देखो यहाँ पर इस दोनों कंपाउंड में आपको सल्फर दिख रहा है और सल्फर दोनों ऐसी तो फिक्स होगी इसकी मास, तो हमने 1 ग्राम मान लिया। तो इन H2S वेट ऑफ सल्फर कितना दिया हुआ है बताओ, 94.11% सल्फर दे रखा है ना, तो 94.11 ग्राम मान लेते हैं परसेंट को। ठीक है, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना निकलेगा इसमें H2S में, हाइड्रोजन कितना निकला, अरे 100 में से माइनस कर देंगे, टोटल 100% ही तो होता है, 100 ग्राम ही तो होता है, तो उसको माइनस कर देंगे, कितना आ गया 5.89 ग्राम आ गया। ठीक है, अब 94.1811 ग्राम का सल्फर को कंबाइन करने के लिए इतना ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, इतना। ठीक है, तो हमने 1 ग्राम क्यों, सल्फर के मास को 1 ग्राम फिक्स किया ना, एक को तो फिक्स करना पड़ेगा ना हमें, तो ये हमने फिक्स कर लिया, कितना आ गया, इतना ग्राम आ गया। क्लियर है। अब इन SO2 बात कर लेते हैं। SO2 सल्फर यहाँ पर भी 1 ग्राम लेके चलना आपको। तो बताओ SO2 में 50 ग्राम दिया हुआ है, 50% है ना ऑक्सीजन, तो 50% ऑक्सीजन है तो सल्फर भी कितना होगा यहाँ पर 50% ही होगा। तो 50 ग्राम सल्फर कंबाइन करने में 50 ग्राम ऑक्सीजन, दोनों हाफ हाफ होंगे। ठीक है, तो 1 ग्राम सल्फर के लिए कितना निकलेगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगा। तो यहाँ से 1 ग्राम ऑक्सीजन आ गया और यहाँ से 5.89/94.11 क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। दस द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ से ये वाला से और ये वाला से हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन रेशियो कितना होगा। अरे बच्चे इसका तो 1 ग्राम, ये तो 1 रेशियो आ गया, ये तो 1 ही आ गया, और इसी का रेशियो वैलिड हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 5.89 रेशियो 94.11 आ गया। क्लियर हो गया। ये तो सिर्फ किसकी कहानी थी, H2S और SO2 में। अब बात कर लेते हैं H2O में, तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से निकाल लिया। अब H2O की बात कर लेते हैं। H2O में आपको दिया हुआ है, देखो ना हाइड्रोजन दिया हुआ है 11.11 ग्राम दिया है ना ऊपर में, देख लो। तो ऑक्सीजन कितना निकलेगा, 100 में से माइनस कर लेंगे, बार बार लिखने की थोड़ी जरूरत है, माइनस कर लेंगे यहाँ से, ये निकल गया। अब इसका हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, वही रेशियो दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करना है कि जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन निकाला, देखो निकाला फर्स्ट में, और यहाँ पर भी क्या निकाला आपने, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन निकाला, देखो। अब दोनों के रेशियो को डिवाइड कर दो जो अलग अलग कंपाउंड से आया, तो डिवाइड कर दिया हमने, तो ये भी सिंपल होल नंबर रेशियो कैरी कर लेगा, कितना 1:2 फॉलो कर लेगा। ठीक है, समझ में आया। पहला का रेशियो कितना था, देखो ना, अरे बच्चे ये था, तो ये हमने लिखा, और दूसरा का रेशियो क्या था, कलर चेंज करके दिखाऊं, देखो दूसरा का रेशियो क्या है, ये है ना हमारा, तो ये हमने ये लिख दिया यहाँ से। ठीक है, लिख दिया, दोनों को रेशियो करोगे तो ये आएगा, मतलब 1:2 आएगा। तो ये क्या हो गया, सिंपल होल नंबर रेशियो फॉलो करता है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो ये हमने देख लिया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक छोटा सा कंसेप्ट और है, उसको भी कवर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड गे-लुजाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुजाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ये क्या कहता है कि ये हमारा वैलिड है किसके लिए, जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो, हमारा गैस हो। जब एक रिएक्शन में रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट सभी क्या हो, गैस हो, उसकी तभी ये गे-लुजाक्स लॉ का हम यूज करेंगे। ओके, पहली बात तो ये क्लियर होगी। ये क्या कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन प्रेशर एंड टेम्परेचर, एकदम प्रेशर टेम्परेचर सबको क्या रखना है, फिक्स रखना है। ठीक है, कांस्टेंट रखने हैं। वेन एवर गैसेस कंबाइन, मतलब रिएक्टेंट कंबाइन कर रहा है, गैसेस रिएक्टेंट, दे डू सो द वॉल्यूम विच दे सिंपल होल नंबर रेशियो विथ ईच अदर।
तो उसका जो कंबाइनिंग रेशियो का जो वॉल्यूम जो जिस वॉल्यूम में वो कंबाइन कर रहा है उसकी रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। बस यही कहता है। सपोज दैट हमने ले लिया H2Cl2 क्या बनाता है ऐसे, ये सब गैस है। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है बताओ, 1 है। चलो कलर चेंज करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं तो कितना है ये 1, ये भी कितना है 1 है ना, 1 वॉल्यूम 1 लीटर ले लो, 1 ml ले लो, कुछ भी। और यहाँ क्या है 2 है तो 2 वॉल्यूम हो गया। रेशियो क्या निकलेगा बता दो सबका रेशियो, 1:1:2 है ना। तो सिंपल होल नंबर रेशियो। एक और एग्जांपल ले लिया हमने N2, ये वाला देखो अमोनिया हैबर प्रोसेस है, ये हैबर प्रोसेस है ना। अब हैबर प्रोसेस में क्या होता है देखो, N2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ तो ऑलरेडी 3 है जब इक्वेशन को बैलेंस किया गया, यहाँ 2 है तो ये 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, रेशियो क्या आएगा 1:3:2। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में उसके वॉल्यूम्स क्या होते हैं, चाहे वो वॉल्यूम लीटर में हो या ml में हो, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो को बियर करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड गेलुजाक्स लॉ। क्लियर हुई यहाँ तक, क्लियर हुई। ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोल कंसेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, ये सब कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, इसको कवर करना, बाकी के न्यूमेरिकल्स हम असाइनमेंट्स में और क्लास आवर में तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।